जयंत जिज्ञासु साहब, मैंने बहुत सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे। मैं ये भी साथ में जानती हूँ बाध्यता के तौर पर, आपकी एक प्रवक्ता के तौर पर, कि बहुत कुछ खुलकर तो आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे और शायद आपको यही कहना पड़ेगा कि देखिए सब कुछ ठीक है, बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, हम सब साथी हैं, एनडीए में ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन क्या इस बात की चर्चा अंदर खाने नहीं है और क्या कांग्रेस तैयार है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मानने के लिए पूरी तरीके से, और बीच में कोई ग्लिच नहीं है सहयोगी पार्टियों में? क्योंकि आप एक एज पर तो हैं और उस एज पर आप खुद को बरकरार रखना चाहते हैं एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बिहार में, लेकिन बाकी साथी भी तो गठबंधन में है जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन, और इसमें जितने घटक दल हैं वो बहुत परस्पर सम्मान के साथ, समन्वय के साथ एक दूसरे के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, समर्थकों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, माले, सीपीआई, सीपीएम या पशुपति पारस जी की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बिहार परिवर्तन चाहता है। और यह बात बिहार के हर परिवार में, हर घर में चली गई है कि हमारी सरकार जब बनेगी, जनता की सरकार जब बनेगी, लोकशाही जब आएगी, अफसरशाही पर जब लगाम लगेगी, तो हर परिवार में तेजस्वी जी कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, ताकि जो प्रति व्यक्ति आय वहाँ कम है उस स्थिति को सुधारा जा सके। जो 94 लाख गरीब परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, वहाँ 2 लाख रुपये देने का जो फैसला हमने किया था सरकार में रहते हुए, जो भाजपा सरकार में शामिल हुई, एक भी परिवार को वो पैसे नहीं मिले। 1250 करोड़ के बजट के प्रावधान के बावजूद। हमारी दृष्टि बहुत साफ है। सब भविष्य की बातें, ये सब भविष्य की बातें। आपकी सरकार बनेगी तो दीजिएगा, लुटा दीजिएगा, छप्पर फाड़ कर दीजिएगा, सबको जो जो देना है सबको दीजिएगा, लेकिन सब भविष्य की बातें हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि आरजेडी का जो फॉर्मूला था, बाकी दलों को उसे रिजेक्ट क्यों करना पड़ा, क्यों दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी, क्यों ये नहीं कहा जाए कि महागठबंधन के अंदर खींचतान चल रही है? आपका फॉर्मूला बहुत क्लियर था सर, वो फॉर्मूला अभी रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड नहीं होता तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, उसका औपचारिक ऐलान आप लोग कर चुके होते। बहुत क्लियर बात है ये। देखिए, हड़बड़ करके राजनीति तो होती नहीं, कितना होती है। नहीं, कोई हड़बड़ाहट ना। कितना रुकेगा? आपके पास महज कुछ घंटे बचे हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो हमको वोट डालने के बाद उसकी गिनती में हड़बड़ाहट की कोई जरूरत कभी महसूस हुई। और हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में एक बयार बह रही है तेजस्वी यादव जी की, उनके काम काज के प्रति प्रतिबद्धता की। हमारा साझा घोषणा पत्र भी जारी होगा और बहुत जल्द आपको एक औपचारिक ऐलान हो जाएगा कौन से साथी किन सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव में जा रहे हैं। इसलिए पूरे बिहार को एक उम्मीद है साफ सुथरी छवि वाली सरकार की, जहां अपराध पर लगाम लगे और ब्यूरोक्रेसी के आतंक से जो त्रस्त लोग हैं, चाहे म्यूटेशन कराने जाएं, दाखिल खारिज जो लोग कराने जाते हैं, या सर्वे के नाम पर जो उनके साथ होता है, तो एक सम्यक ढंग से अच्छा, जल्दी से बस इतना बता दीजिए जी, अगर हड़बड़ नहीं है तो फिर बड़बड़ क्यों हो रही है? बड़बड़ इस बात पे दिल्ली में अच्छा इलाज होगा, क्या जरूरत फिर इस बड़बड़ की अगर हड़बड़ नहीं है? और अगर हड़बड़ नहीं है, बड़बड़ साथ में है, तो देरी किस बात की? अरे कुछ तो इसका लॉजिकल जवाब होगा ना सर, इतनी देरी किस बात की? मैं आपसे कह रहा हूं कि जब से समाजवादियों की एक स्वायत्तता इस देश में राजनीति में कायम हुई है, तो अब दिल्ली से ही सब कुछ संचालित नहीं होता। लखनऊ की भी ऑटोनॉमी है, पटना की भी ऑटोनॉमी है, और जो लोग दिल्ली की तरफ मुंह देखते थे राष्ट्रीय पार्टियों में, अब सारे लोग, कोई भी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के साथ ससम्मान वो काम करती है। हम लोग तो एक, आप देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में क्या बखेरा खड़ा किया गया है। एक अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाकर औने पौने दाम में सरकारी संपत्ति को, होटलों को बेचने का काम किया। और उस पर आप जान रही हैं कि उदयपुर के होटल के मामले में क्या हुआ, और सब जगह अरुण शौरी मंत्री थे। लेकिन इस देश में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है।
उसी में एक सुनवाई में तेजस्वी जी दिल्ली आए। इसमें अलग से उस प्रसंग का कोई लेना देना नहीं, अदरवाइज पटना में ही सब कुछ हो भाई, जाना अगर था। तेजस्वी तो जी को तूफानों से लड़ना पसंद है, ठीक है सर, तूफानों से उनको लड़ना पसंद है, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, तो ठीक है। अब आप तैयार कर लीजिए खुद को मन में कि तूफान कितना जबरदस्त है या तूफान कितना ढीला है, कितने समय में उसका येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये सब कुछ रहेगा, वो आप तय कर लीजिए। ठीक है सर, अमित शाह जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ने नहीं देंगे। एक आखिरी बात पूर्णिमा जी, आपने तो उस शेर का एक मिसरा जो तेजस्वी जी ने कहा उसको दोहराया, वो आले अहमद सुरूर का शेर है कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तो हम लोग सुकून तलाशने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले लोग नहीं हैं। तलाशिए सुकून, लेकिन बाकी लोगों को जल्दी सुकून दे दीजिए। आपकी विंडो में बगल में एक बैठे हैं, उनको सुकून चाहिए, कम से कम उनको तो दे ही दीजिए। पूजा पाठक जी आपके पास आते हुए, मैम, कायदे से 101 सीटों का बीजेपी और एनडीए में बराबर की स्थिति में आ गई। लेकिन मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि इस 101 के साथ जेडीयू खुश है या फिर मन में कुछ और है, चल रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए, कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, बाकी सहयोगियों को भी मौका दे देना चाहिए, ज्यादा मौका दे देना चाहिए। और कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि कोई और अपनी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर में इस बार नजर आया हो या नहीं आया हो, लेकिन एलजेपी जरूर नजर आई है। देखिए पूर्णिमा जी, अभी से 4 दिनों से यही सारी डिबेट जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, आपके जितने भी न्यूज चैनल्स है उसमें। लेकिन जहां पर भी हमारे एनडीए की प्रवक्तागण जाते हैं, वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से और आपसी सामंजस्य से हमारे जितने भी 5 घटक दल हैं, उन लोगों में शेयरिंग की प्रक्रिया जो है वो कल समाप्त कर ली गई। और शाम के समय आपने देखा भी कि विभिन्न लोगों की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपीआर हो, चाहे वो हाम हो, चाहे वो हमारी जेडीयू हो, हमारे 5 पार्टियों ने उसे अपने अपने जो एक्स की पोस्ट है उस पर शेयरिंग की। अब जहां तक ये बात होती है, अब जितने भी हैं, एक जैसे ही घोषणा हुई कि जेडीयू जो है वो 101 पे लड़ेगी और बीजेपी जो है वो 101 पे लड़ेगी, तो फिर सारे न्यूज चैनल्स जो है वो छोटे भाई और बड़े भाई की जो भूमिका है उस बात पर जो है वो डिबेट्स करना शुरू कर दिए। दो साथी विपक्ष के बैठे हुए, गठबंधन का आपके 2 साथी जो विपक्ष के बैठे हैं ना पूजा जी, वही कह रहे हैं कि आपके अंदर ये छोटे भाई बड़े भाई के खींचतान चालू है। देखिए पूर्णिमा जी, हमारे विपक्ष के साथी भी जानते हैं कि ये 2025 का विधानसभा चुनाव जो है ना वो किसी भी तरह से जीतने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर चलने वाला है। और जहां तक सभी गठबंधन का होता है, गठबंधन का नियम है कि जो गठबंधन के लिए सही होगा, जो उसकी मजबूती के लिए सही होगा, जो उसके लिए अच्छा होगा चुनाव के एस्पेक्ट से, वही फैसला वहां पर लिया जाता है। तो ये बड़े भाई की भूमिका और छोटे भाई की भूमिका, यहाँ पर इस तरह की कोई बात जो है वो उठती नहीं है। हम 5 पांडव हैं और हमें इस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कौरवों के अगेंस्ट विकास के मुद्दे पर लड़ाई करनी है और किसी भी मुद्दे पर पूर्णिमा जी लड़ाई नहीं करनी है। अगर एक बात पूछ लूं पूजा जी और बता पाए तो, जरूर पूछिए ना, पूछिए। 101 सीटें जिस पर जेडीयू लड़ने वाली है, सारे कैंडिडेट जेडीयू के रहेंगे या बीजेपी के कैंडिडेट कुछ उसमें शामिल रहते हुए जेडीयू के चुनाव? पूर्णिमा जी देखिए पूर्णिमा जी, जिस कमेटी में सीट शेयरिंग, देखिए पूर्णिमा जी, जिस कमेटी में कैंडिडेट्स के बात की चर्चा होती है या सीट शेयरिंग की चर्चा चली है, हम प्रवक्ता उस कमेटी का हिस्सा तो होते नहीं है पूर्णिमा जी, कि मैं कोई भी औपचारिक यहाँ पर आपको बयान दे दूं और आप न्यूज चैनल जो है वो पकड़ के उसे बैठ जाएंगे। इसीलिए कोई मैं आधिकारिक यहाँ पर बयान यहाँ पर आपको देना मैं ठीक नहीं समझती। ठीक है, लेकिन संभावनाओं को तलाशना हमारा काम है और उन संभावनाओं को और जो खबरें आती हैं उनको कंफर्म करना भी हमारा काम है। सर्वेश जी, मैं एक बार आपके पास आती हूँ। जयंत जी जैसे जुड़ेंगे मुझे जानकारी दीजिएगा। सर्वेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की सीट बंटवारे की गति देखने को मिली, इसमें एनडीए ने तो बाजी मार ली, लेकिन अभी महागठबंधन एक बिखरा हुआ सा नजर आता है, जिसको ऑफिशियल प्रवक्ता खैर अभी नहीं मानेंगे, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा दिखता है। आपको लगता है कि दिल्ली में ट्रीटमेंट मिलने के बाद बीमारी दूर हो जाएगी या बीमारी लाइलाज रहते हुए कुछ और उठापटक देखने की संभावना है, और अगर देरी है तो देरी क्यों है? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए पूर्णिमा जी, एनडीए में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आया है वो देखिए, जो घटक दल होता है वो हर
पार्टी में, हर घटक में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देता है, या मांझी जी के बयान को लेके बात करिए या कुछ भी करिए। अगर आप पिछले 2020 चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो यही जो सीट शेयरिंग था, जेडीयू 115 पे लड़ रही थी तो बीजेपी 110 पे, बीजेपी उनसे ज्यादा सीटें लेके आ रही थी, फिर भी वो कम सीटों पे लड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनडीए में कोई ये है घटक दल, सब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। अब जीतन राम मांझी जी ये बात बोल रहे हैं, कहीं प्रभाव में आके सीट बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रही बात महागठबंधन की, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर दिल्ली इलाज कराने की क्या जरूरत थी, दिल्ली दौड़ने की क्या जरूरत थी। 2 लड़के तो गए थे, एक दिल्ली के लड़के गए थे, वहां तेजस्वी थे, पूरा उन्होंने रैलियां की, उन्हें लग गया कि आखिर क्या है, कितने पानी में है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, आखिर इतना समय क्यों ले रहा है। उन्होंने तो चुनाव की तैयारी बिगुल बजने से बहुत पूर्व शुरुआत कर चुके थे, एक गलत नैरेटिव लेके आए थे। लेकिन अब देखिए जब इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी, इतने इलेक्टोरल रोल आ गया, कोई भी पार्टी जिन्होंने ये किया था एक भी वहां पे जाके अपना ज्ञापन नहीं दिया कि नहीं ये लोग और शामिल होने चाहिए या होने चाहिए। यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है कि महागठबंधन में अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, खास के कांग्रेस तो वो हाशिए पे चली गई है जो कभी, मैं एक बिहारी हूं, मैं बिहार से आता हूं, जो कभी कांग्रेस वहां पे शासन करता था, आज छोटा भाई तो कह लीजिए घर में सबसे कनिष्ठ की भूमिका में कांग्रेस वहां नजर आता है। इतनी मतलब दयनीय स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही है। और खास के बिहार में कांग्रेस पिछली बार 70 में से कितनी जीत पाई थी, 19 सीटें जीत पाई थी। और अगर 50 से 60 अभी सीट इनको मिलता भी है तो क्या गारंटी है कि वो जो 19 जीते हैं वो फिर से जीत पाएंगे। मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। देखिए एंटी इनकम्बेंसी होती है हर पार्टी के खिलाफ जो सत्ता में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार की धरती पे जाएंगे, आज से 15 साल 10 साल पहले की भी बात करो, 10 साल पहले जो विकास एनडीए ने किया था उससे दुगुनी विकास की दर अभी आपको 20 साल बाद दिखेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं वहां से लोकल हूं, मैंने देखा है, मेरे घर से एयरपोर्ट 20 मिनट की दूरी पे बन चुका है। नहीं तो बिहार को किसने बर्बाद, बिहार के लोग उठ के दिल्ली आते बर्बाद हैं। किसने किया? आजादी के बाद से बिहार एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो अपने आप में कितना सशक्त, कितना मजबूत, लेकिन पूर्णिमा जी उसको उपेक्षित छोड़ दिया गया। लेकिन अब फिर उसके बाद राज्य बीमारू होता चला गया। अब सब बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया इतने सालों में, हम दूसरा कहता है कि हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। आपको कांग्रेस की नाराजगी तो दिखती है, आपको मांझी कुशवाहा की नाराजगी नहीं दिखती? आपको नहीं लगता कि भविष्य में कोई संकट ये एनडीए के लिए खड़ा कर सकती? देखिए ये क्षणिक नाराजगी है। मैंने क्या कहा कि जैसे गठबंधन में, उधर गठबंधन जो है महागठबंधन, वहां पे भी नाराजगी अगला मौका 5 साल बाद मिलेगा, क्षणिक कैसे है? 5 साल के बाद मौका मिलता है। हर घटक दल में ये जो गठबंधन के होते हैं, आखिर कांग्रेस वाले को दिल्ली क्यों दौड़ना पड़ रहा है? कांग्रेस और जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल हैं, तो ये क्षणिक होता है, वो बाद में मना लिया जाता है। हर जो पार्टी के घटक दल होते हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पार्टी में बार्गेनिंग पावर जो कहते हैं ना, उसको मजबूत बनाने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। लेकिन बाद में देखिए जहां भी एनडीए का घटक दल है कितने अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और विजयी होके आते हैं। उसी तरह बाकी के राज्यों में भी होता है। अभी ही जो सेंट्रल में है, सभी ने क्या, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हरियाणा इलेक्शन के बाद सेंटर की सरकार गिर जाएगी, आखिर ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये बार्गेनिंग पावर होता है घटक दलों का, वो ये करते रहते हैं कि न्यूज में एक तो बने रहना है और इस बार्गेनिंग पावर से अपना प्रभाव जो है या अपनी स्थिति जो है मजबूत बनाए रखना है। तो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की हो, वो एक क्षणिक उनके मन में कह लीजिए कि दुख हो, वो पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।